मेल्टिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो मेल्टिंग के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल एनर्जी लेते हैं कि देते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ डिटेल में उसमें बताया गया है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग, ठीक है, जमने के बारे में, कोई चीज़ जम के सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, वह प्रोसेस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी कन्वर्जन का वह प्रोसेस, बदलाव का वह प्रक्रिया, बदलाव की वह प्रक्रिया जिसमें लिक्विड सॉलिड में बदलती है। किसमें बदलता है, लिक्विड स्टेट से मैटर सॉलिड स्टेट में बदलता है, उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कन्वर्जन यानी बदलाव की वह प्रक्रिया जिसमें लिक्विड स्टेट, द्रव, किसमें कन्वर्ट होता है, सॉलिड यानी कि ठोस में, जिसका यानी कि द्रव स्टेट से किसमें, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में हमारा मैटर कन्वर्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग। इट इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग। जो फ्रीजिंग का प्रोसेस है वो अपोजिट है, किसके अपोजिट है, तो मेल्टिंग प्रोसेस के। तो सिंपल सा है, फ्रीजिंग जो है मेल्टिंग के अपोजिट है ही। हमारा जो मेल्टिंग है उसमें क्या होता है, सॉलिड टू, उसमें हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के दोनों क्या है, अपोजिट हैं। दिस इज कैरिड आउट बाय द एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द लिक्विड। लेकिन इसमें देखिए इन दोनों में क्या है, हीट का आदान प्रदान होता है। मैं बताया था पिछले वाले वीडियो में, जो मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, हीट को लेते हैं। लेकिन फ्रीजिंग में ऐसा नहीं होता है। फ्रीजिंग में जो मॉलिक्यूल होते हैं हीट को रिलीज करते हैं, हीट को छोड़ते हैं, तभी वो क्या होते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड स्टेट, जब कोई सब्सटेंस है जो लिक्विड स्टेट में है, इज सब्जेक्टेड टू कूलिंग, अगर वो ठंडा हो रहा है, द हीट इज एक्सट्रैक्टेड, उसमें से हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है फ्रॉम द लिक्विड। अगर कोई लिक्विड है ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस लिक्विड से हीट बाहर निकल रही है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज, और मॉलिक्यूल जैसे देखिए जब हीट बाहर निकलेगा तो जो मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, विच रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द टेम्परेचर। इसका मतलब कि जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी उसका डिक्रीज हो रहा है। ऑन रीचिंग अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंचने पे, ठीक है, फर्दर एक्सट्रैक्शन ऑफ द हीट फ्रॉम द लिक्विड टू रिजल्ट इज डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेड ऑफ डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। देखिए क्या होता है यहाँ पे, जब एक मतलब एक लिमिट पे पहुंचने पे फर्दर एक्सट्रैक्शन, जो हीट बाहर निकल रही थी, हीट का बाहर निकलना फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड से जो हीट बाहर निकल रही थी उसके परिणाम स्वरूप इन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जो मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। अभी पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे हम लोग मॉलिक्यूल को हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार हीट देते रहेंगे और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या होता है, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है तो होता क्या है, तो जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है तो मॉलिक्यूल के अंदर वही हीट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो वही जो पोटेंशियल एनर्जी, देखिए जब काइनेटिक एनर्जी हमारी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और हीट बाहर निकलता ही रहेगा, तो लास्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है वो भी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। इंस्टेड ऑफ द डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाएगी, उसकी डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज हो रही है, लीड टू इंक्रीज द थर्मो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जब पोटेंशियल एनर्जी, अब आपको पता है उधर क्या हुआ था, जो मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल हमारे एक दूसरे से दूर थे, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी आके क्या कर दी थी, इनको दूर कर दी थी। अब जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी हटेगी ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपकेंगे, यानी कि इनके बीच में क्या आएगा, मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। वही बोला है कि एनर्जी लीड टू द इंक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन। जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उनके अंदर की, मॉलिक्यूल के अंदर की, तो उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने लगा है, एंड हेंस डिक्रीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और आप देख रहे हैं ये जो स्पेस इतना था, अब स्पेस कितना हो गया,
कम हो गया। तो उस जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। हेंस द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द लिक्विड इज चेंज टू द सॉलिड। और जो मान लीजिए कि जो लिक्विड का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट था ऐसे 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 ऐसे, अब वो कैसे चेंज हो जाएगा, अब वो सॉलिड के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में ऐसे ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो ऐसे ऐसे चेंज हो जाएगा, वही बोला यहाँ पे। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कन्वर्ट इनटू द सॉलिड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। क्या लिखा है यहाँ पे, वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेयर की प्रेशर में, जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उस प्रेशर में अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड का सॉलिड में मतलब जो लिक्विड है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसी टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फिर बोला यहाँ पे फैक्टर दैट अफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस एंड सो अफेक्टेड द फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए जो फैक्टर मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रहे थे वही सब्सटेंस फ्रीजिंग पॉइंट को भी अफेक्ट करेंगे, यानी कौन कौन, टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटी टू द सॉलिड डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप सॉलिड में क्या करेंगे, चाहे मान लीजिए कि आप लिक्विड में ही क्या ऐड कर लिए, इम्प्योरिटी को ऐड कर लिए। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे द एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटी टू द सॉलिड डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। हम लोग क्या पिछले वाले वीडियो में पढ़े कि जब हम लोग सॉलिड के अंदर इम्प्योरिटी को इंक्रीज कर रहे थे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। एंड एट द सेम टाइम अगर फिर सेम वैसे ही डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट, सेम वैसे ही क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। कब, जब लिक्विड इन द सेम स्टेट, जब लिक्विड में आप इम्प्योरिटी को इंक्लूड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, जैसे कि आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था। द एवर प्रिंसिपल, ये जो हम लोगों ने एक प्रिंसिपल बना लिया है कि इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, कैन बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द फ्रीजिंग मिक्सर। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल का हम लोग फ्रीजिंग मिक्सर बनाने में यूज किया जाता है। अ मिक्सर ऑफ द 3 पार्ट ऑफ द आइस एंड पार्ट ऑफ द कॉमन सॉल्ट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग मिक्सर। ये क्या क्या, अ मिक्सर ऑफ द 3 पार्ट ऑफ द आइस, 3 पार्ट आइस होता है एंड 1 पार्ट क्या होता है आपका, नमक होता है, इज कॉल्ड फ्रीजिंग मिक्सर। फ्रीजिंग मिक्सर किसे कहते हैं, तो फ्रीजिंग मिक्सर में आपका तीन पार्ट क्या होता है, 3 आइस, यानी कि 3 संबंध है 1 का रेशियो होता है जिसमें 3 आइस होता है और एक आपका साल्ट होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सर कहते हैं, विच इज यूज टू प्रोड्यूस द लोअर टेम्परेचर ऑफ द -21 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस आपको मिक्सर जो आपका दिया हुआ है फ्रीजिंग मिक्सर, इसको फ्रीज करने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, -21 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सर आर यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फूड। और फ्रीजिंग मिक्सर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, फूड को बचाने के लिए, यानी फूड को खराब होने से, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए इस मिक्सर का यूज करते हैं। स्पेशली वेरिएबल यूज सच एज द फिश एंड मीट। और किस फूड में कौन कौन से भोजन आपके रहेंगे, मछली और मीट को सही सुरक्षित रखने के लिए बहुत दिनों तक हम इसी टेम्परेचर पे लाके फ्रीजिंग मिक्सर का यूज करते हैं।